हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कंक्रीट की सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया था, फिनिश कर दिया था। और जो प्रॉपर्टीज बची हुई हैं वो मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, इसका डिटेल मैंने आप लोगों को दे दिया था। अब आज हम लोग जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अगर मैं उसका नाम आपके लिए लिखूं तो दैट टॉपिक विल बी आवर रेनफोर्समेंट। वो टॉपिक क्या होगा हमारा, रेनफोर्समेंट। ठीक है, वो हमारा टॉपिक क्या होगा, रीइंफोर्समेंट। सबसे पहली बात, रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल क्यों किया गया, रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल क्यों किया गया मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले सेशन में, वापस से रिवाइज कराता हूं। एक्चुअली में हमारा जो कंक्रीट है वो कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल जो होता है हमारा, वो टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। अब टेंशन में वीक होने के कारण अगर मेरे किसी मेंबर पे, ये मेरा मेंबर है, इसके ऊपर जब लोड आएगा वर्टिकल तो ये ऐसा जाएगा, ये क्या होगा, ऐसा जाएगा। तो देखो नीचे का जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। इट इज सब्जेक्टेड टू व्हाट, स्ट्रेचिंग। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, टेंशनिंग हो रहा है। तो नीचे का कंक्रीट तो टेंशन ले ही नहीं पाएगा। इसी के कारण एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको रेनफोर्समेंट कहा जाता है, जो मेरे कंक्रीट मेंबर के साथ मिलके उसमें उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल मेंबर में डक्टिलिटी क्या करे, इंड्यूस करे। उसमें डक्टिलिटी क्या करे, इंड्यूस करे। उसको टेंशन लोड्स को लेने के लायक बनाए। क्या आपको ये बात समझ में आया? तो रिइंफोर्समेंट का क्या काम है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, और इसी कंसेप्ट से हमारे क्या हुआ, आरसीसी का क्या हुआ, आरसीसी हमारा क्या करा, बनाया गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड इवन कई बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है कि रिइंफोर्समेंट का मतलब स्टील होता है। एक्चुअली एज अ स्टील इज चूजन एज अ स्टील का हमने ऐसे सिलेक्शन किया फॉर द रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट मतलब कि एक्स्ट्रा ताकत देना। मूवीज में देखते हैं ना हम लोग, खासकर वॉर मूवीज के अंदर जिसमें मिलिट्री वगैरह रहती है, उसमें आपने देखा होगा इस तरह से बोला था, सेंड द रिइंफोर्समेंट। तो स्टील थोड़ी भेज देते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा ट्रूप्स आते हैं ना। ठीक है, तो वही चीज बता रहा हूं कि रिइंफोर्समेंट का मतलब स्टील नहीं होता है, बट यस वी हैव चोजन द स्टील एज द रेनफोर्समेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए अगर आप मेरी जगह होते और आपके पास ऐसा होता कि यू हैव टू चूज अ मटेरियल एज रेनफोर्समेंट, तो सबसे पहले आप उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है ना, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती जिसको आप क्या करते, मतलब उन प्रॉपर्टीज के कारण आप उसे एज अ रेनफोर्समेंट चूज करते हैं। तो अधिकतर वही वाला जवाब होता है कि सर ये क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। हाँ चलो भैया, ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। दूसरा जवाब मिलता है मुझे अधिकतर कि सर ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जो बहुत सही बात भी है ना, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। पता चला एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए है ना, एक कंट्री दूसरी कंट्री पर ही निर्भर हो गई कि भैया ये मटेरियल अपनी कंट्री में मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, या ये मटेरियल इतना कम है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी हैवी हो जाएगी, कितनी ज्यादा हो जाएगी। तो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। तीसरी बात अगर है ना, तीसरी बात बोली जाए है ना, कई लोग लिखते हैं कि इजीली ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। वो मैं नहीं लिखता, मेरे को अच्छा नहीं लगता वाला पॉइंट। ठीक है, बट मैंने बोल दिया इजीली ट्रांसपोर्टेबल भी होना चाहिए, यहां से वहां तक पहुंचाया जा सके इजीली। ठीक है, आप लिख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखनी है कि इट शुड बी हाई, इट शुड पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, इट शुड पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, ये बात समझ में आई। इट शुड पजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, फोर्थ, इट शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ इट शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ डक्टिलिटी। इज इट ट्रू? उसमें डक्टिलिटी भी होना चाहिए। ये बात समझ में आया? ठीक है, ये बात समझ में आया। और इन सब के बाद ये जो फिफ्थ पॉइंट मैं आपको लिखने वाला हूं, इसको देखना क्या लिखेंगे, इट शुड हैव कोएफिशिएंट ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं, इट शुड हैव ए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इट शुड हैव ए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना, इट शुड हैव a coefficient of thermal expansion of same order, है ना, same order। या फिर आप यहां पर लिख सकते हो it should have coefficient of thermal expansion equals to,
है ना, इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू व्हाट, कंक्रीट। ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, कंक्रीट। अब ये जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है ना, इसको अपन लोग समझेंगे क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको आई गेस क्लियर हो गई होगी, बाकी सारी चीजें आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि हाँ ये क्या है, हमें क्लियर है। ठीक है, चलिए ये दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे कि ये मैंने कौन से पॉइंट लिखे। सबसे पहले यहां पर समझेंगे कि ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता क्या है। सो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है हमारा अल्फा। अल्फा, अल्फा का जो यूनिट होता है वो होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसे और एक्यूरेटली लिखूं तो ये होता है हमारा स्ट्रेन, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेन पर डिग्री, ये क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेन पर डिग्री सेंटीग्रेड। और एक्यूरेटली लिखना चाहूं तो स्ट्रेन को लिख सकता हूं मैं mm, है ना, पर mm पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली ये मुझे बताता क्या है, ये मुझे बताता है ना, ये मुझे बताता है चेंज, है ना, चेंज इन डायमेंशन, है ना, चेंज इन डायमेंशन। अब वो चेंज इन डायमेंशन को हम लोग समझते हैं कि वो चेंज इन डायमेंशन क्यों हो रहा है, चेंज इन डायमेंशन। अब ये जो चेंज इन डायमेंशन हो सकता है, इट कैन बी एक्सपेंशन, है ना, इट कैन बी एक्सपांशन एंड इट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्शन। गेट की तैयारी कर रहे हो इतना तो आप लोगों को शायद पता होगा कि एक्सपांशन कब होगा और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा। तो यहां पर अपन क्या लिख रहे हैं बच्चों, चेंज इन डायमेंशन दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, दैट इज एक्सपांशन, दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पर डिग्री, पर डिग्री, है ना, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर पर डिग्री चेंज हो रहा है ना, पर डिग्री जब मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसके कारण मेरा जो मटेरियल है वो कितना एक्सपांड हो रहा है और कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किसके कारण, पर डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको ये अल्फा वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि ये अल्फा का इतना नाटक क्यों कर रहे हो आप, बाकी चीजों के लिए तो आपने इतना हमको एम्फेसिस नहीं करा, बस लिख दिया और आगे चल दिए, है ना, लिख दिया और आगे चल दिए। देखो बच्चों क्यों कर रहा हूं मैं यहां पर ये सब चीजें, क्योंकि अल्फा अगर सेम होगा, है ना, अल्फा अगर सेम होगा, जैसे समझो ये कंक्रीट है और ये स्टील है, दिख रहा है आप लोगों को, ये कंक्रीट है ये स्टील है। अब जब मैंने इसको इसमें बांधा, मतलब इसके अंदर मैंने इसको इंबेडेड करा, दिख रहा है इंबेडेड होके, ये देखो दिख रहा है, शायद मैं ही नहीं दिख रहा हूं अब, चलो, है ना, मैं भी दिख रहा हूं। ठीक है, तो जब टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को, ये कंक्रीट है ना, ये कंक्रीट का लेयर, और इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर ऐसा दिख रहा है स्टील। तो ये जब एक्सपांड हुआ, ये जब एक्सपांड हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा कंक्रीट कम एक्सपांड हुआ और ये मटेरियल ज्यादा बाहर हो गया, या मेरा कंक्रीट ज्यादा बाहर हो गया और मटेरियल अंदर हो गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड ही नहीं रहेगा, और बॉन्ड अगर नहीं होगा तो लोड ट्रांसफर नहीं होगा, है ना, और लोड ट्रांसफर नहीं होगा तो जो हम बातें कर रहे हैं ना कि स्टील डक्टाइल है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो कोई काम की नहीं होगा भैया। जब तुम हमसे जुड़े ही नहीं हो तो हम तुमसे हमारा दुख क्यों बांटे, वही वाली बात हो गई ना। तो उसी तरह से जब तुम्हारा हमसे बॉन्ड ही नहीं है, जब तुम्हारा हमसे बॉन्ड ही नहीं है तो हम लोड क्यों तुम्हारे साथ बांटेंगे। तो हो सकता है अगर अल्फा अलग हुआ तो बॉन्ड टूट जाएगा और लोड ट्रांसफर नहीं होगा, इसीलिए अल्फा के लिए इतना मैं बोल रहा हूं। ये बात समझ में आया। चलो अब इसको और अच्छे तरीके से अभी हम देख सकते हैं, है ना। यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक ऑब्जेक्टिव मैंने देखा था। अब बात आती है अल्फा की, तो जो अल्फा है किसका, ये अल्फा जो है स्टील का, ये हर स्टील का रहता है 12 इंटू 10 टू दी पावर -6, देखो कितना कम है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड ये रहता है ऐसा। ठीक है, ये ऐसा ही मिलेगा आपको अल्फा। अब अगर मैं अल्फा ऑफ कंक्रीट की बात करूं तो कई बच्चों को क्या लगता है कि अच्छा सेम है ना, तो इसका यही लिख दो। नहीं बच्चों, इसका रहेगा x इंटू
10 टू दी पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहां 12 नहीं आता, आ भी सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकता है, 12 आ सकता है, 10 आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ये x की जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन इसमें क्या सेम रहेगा, इसमें ये जो 10 टू दी पावर 6 वाला पार्ट है ना, ये सेम रहेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे बच्चों, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, ध्यान रखना, इससे ये कंक्लूड करेंगे दी अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज ऑफ सेम ऑर्डर के हैं। ये ध्यान रखना, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होता है, स्टूडेंट बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस करता है, तरह तरह की किताबें से प्रैक्टिस होती है ऑब्जेक्टिव्स की, तो हो सकता है वहां पर कहीं पर आपको ये लाइन मिल जाए। और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे ही सुने ये बात कि अल्फा जो होगा स्टील और कंक्रीट का, वो सेम ऑर्डर का है, वो 10 टू द पावर -6 सेम है, वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो क्या अल्फा का इंपॉर्टेंस समझ में आया, क्या ये चीज समझ में आई कि क्यों कंक्रीट के साथ स्टील का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी वाली चीज है ना, इसमें तो आपके पास कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सोना है, चांदी है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। फिर भी स्टील ही क्यों चूज किया गया, तो द रीजन बिहाइंड स्टील इज मेनली गवर्न बाय दिस अल्फा। इज इट क्लियर, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। चलें आगे बढ़े, चलिए। अब इसके बाद एक पैरामीटर और पढ़ लेते हैं हम लोग इसी के ऊपर बेस्ड। चलिए, तो अब हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना बच्चों, ये किस बात पे ये क्या है हमारा, ये है हमारा ग्रेड ऑफ स्टील। ये हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेड ऑफ स्टील। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी तो डिफाइन करा है ना, और जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कैसे डिफाइन करा था, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, ठीक है। उसके बेसिस पे हमने क्या करा था, ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिफाइन करा था। अब हम लोग डिफाइन करने वाले हैं ग्रेड ऑफ स्टील। तो आइए देखते हैं हम लोग यहां पर कि जो ग्रेड ऑफ स्टील होगा वो किस तरह से हम लोग क्या डिफाइन करेंगे। तो ग्रेड ऑफ स्टील आप लोगों को मेनली आरसीसी में क्या देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपको Fe 250, ओके। उसके बाद आपको मिलेगा यहां पर Fe 415 और एक आपको मिलेगा Fe 500, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, Fe 500। अब ये जो Fe 250, 415, 500 है, ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि इस स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, यस। उसके बाद यहां पर Fy जो होगा वो मुझे 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलेगा, और यहां पर जो Fe 500 है उसके लिए Fy मुझे कितना मिलेगा, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ से क्या होता है, गवर्न होता है। बेसिकली जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ से क्या होता है, गवर्न होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझाया ग्रेड ऑफ स्टील। अब इसी चीज को समझना आप किस तरह से, टाइप्स ऑफ स्टील के तरीके से। यही लिख रहा हूं है ना, यहीं पर देखना क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, टाइप्स ऑफ स्टील। क्या लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए यहां पर, टाइप्स ऑफ स्टील। अब टाइप्स ऑफ स्टील में मुझे मिलेंगे कितने टाइप के स्टील, ये देखिए 3 टाइप के। पहला टाइप क्या हो जाएगा मेरे पास, माइल्ड स्टील। पहला टाइप मेरे पास क्या हो जाएगा, माइल्ड स्टील, ठीक है। दूसरे स्टील का नाम मैं रखूंगा HYSD स्टील, या फिर जनरली बोला जाता है उसको HYSD बार। और जो थर्ड होता है उसको बोला जाता है हमारा TMT स्टील या फिर TMT बार, ठीक है, TMT बार, ठीक है। अब ध्यान रखना यहां पर, देखो ध्यान रखना यहां पर कि जो HYSD बार होता है, इसका मैं नाम लिख देता हूं यहीं पर, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। क्या लिखा हमने, स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, ओके। मैं इसका पूरा मतलब आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब होता क्या है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और TMT बार, क्या लिखा हम लोगों ने यहां पर, TMT बार। तो TMT बार का मतलब क्या होता है,
थर्मोमैकेनिकल, क्या लिखा हम लोगों ने, थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार, थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार। ओके, ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, क्या आपको ये बात यहां पर समझ में आई? ठीक है, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये चीजें क्यों बताई, तो उसका रीजन देखो। ओके, उसका रीजन ये रहेगा कि जो Fe250 रहेगा हमारा, है ना, ये जो हमारा Fe250 रहेगा, दिस विल बी ऑलवेज कैटेगराइज्ड एज, ये आपको हमेशा कैसे मिलेगा, इट विल बी नथिंग बट द माइल्ड स्टील, ये हमेशा से हमारा क्या रहेगा, माइल्ड स्टील ही रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो हमारे बार्स होंगे ना, ये जो बार्स होंगे कौन से, Fe415, ये 415, ये आपको HYSD में मिल जाएगा, ये भी आपको HYSD में मिल जाएगा। और इसी तरह से जो TMT का रहेगा, TMT बार लिखा रहेगा, तो उसका भी ग्रेड आपको वहां पर मिला रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रहेगा कि जब भी आप RCC में आगे पढ़ेंगे, तो अगर आपको Fe415 लिखा हुआ है, तो गलती से भी अपने को माइल्ड स्टील नहीं सोचना है, पहली चीज। और दूसरा, अगर उसी तरह Fe500 भी लिखा हुआ है, तो भी हमें क्या, माइल्ड स्टील नहीं सोचना है। और उसी तरह से अगर Fe250 लिखा है, तो वो HYSD बार या TMT बार नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को क्या समझाया, पहले ग्रेड ऑफ स्टील समझाया और फिर टाइप्स ऑफ स्टील समझाया। तो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, इसका एक और प्रॉपर्टी रहेगा जो हम लोग देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। इसका एक और प्रॉपर्टी रहेगा, दैट इज मॉड्यूलस, ओके, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ओके, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ये डिनोट किया जाता है ES से, ऐसे डिनोट किया जाता है ये ES से। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, किसी भी ग्रेड ऑफ स्टील के लिए जो आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा, वो रहेगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये आप याद रखेंगे। मुश्किल से मुश्किल आपको ये 2 की जगह 2.1 मिल जाएगा, तो उससे इतना एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप फिर भी चाहें तो लिख लीजिएगा, कोई मतलब नहीं। ये किसी भी ग्रेड ऑफ स्टील के लिए फिक्स है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील यही रखा जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। चलिए, अभी हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ स्टील देखा, ठीक है, अब उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और आपको समझाते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ स्टील की जरूरत पड़ी ही क्यों। ये बहुत ही वाजिब सा क्वेश्चन है कि भैया अलग अलग स्टील की जरूरत पड़ी ही क्यों, क्योंकि माइल्ड स्टील भी कोई हल्का पतला स्टील नहीं है स्ट्रेंथ के मामले में, तो फिर HYSD और TMT पे गए क्यों, ये सवाल आपके मन में आना बहुत ही वाजिब है। मैं वापस से यहां लिख देता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ स्टील। हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ स्टील। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील? वी हैव द फर्स्ट टाइप वाज माइल्ड स्टील। ठीक है, पहला टाइप क्या हो गया हमारे पास, माइल्ड स्टील हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, HYSD बार, इसका फुल फॉर्म बता चुका हूं। और थर्ड दैट इज TMT बार, दैट इज थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप ऑफ स्टील। पहले स्टील के टाइप से चालू करेंगे। पहला जो टाइप है ना हमारा, ठीक है, जो पहला जो टाइप है हमारे पास, उसी से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी यहां पर लिख देते हैं। तो बेसिकली हमारा पहला टाइप क्या है, माइल्ड स्टील। चलिए यहां हेडिंग डालते हैं, माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील के अंदर सबसे पहले क्या होता है, माइल्ड स्टील का मतलब देखिए, माइल्ड स्टील इट पजेस, ऐसा लिखते हैं अपन लोग यहां पे, इट पजेस अ लो वैल्यू ऑफ, क्या लिख रहे हैं हम लोग, अ लो वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू है, अब मैं यील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू आपको बता चुका हूं, Fy।
ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू बता दिया, माइल्ड स्टील का कितना रहेगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर भी यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि यील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू इसका क्या है, कम है। इट पजेस अ लो वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, इसी कारण से दैट्स व्हाई इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। ओके, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड ओके इन टुडेज टाइम। आजकल इसका, ठीक है, आजकल इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। ओके, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। इन टुडेज टाइम हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। ये माइल्ड स्टील जो है इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इट पजेस अ लो वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। बट इसकी एक और खासियत है, बट it has a high value of what? Ductility। ठीक है, इसके अंदर क्या है, डक्टिलिटी की क्या है, हाई वैल्यू है। और ड्यू टू दिस हाई वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, ड्यू टू दिस हाई वैल्यू ऑफ डक्टिलिटी, it can be used in earthquake, ऐसे स्ट्रक्चर जहां पर earthquake रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाई डक्टिलिटी है। ये किसकी बात करी हम लोगों ने, माइल्ड स्टील की बात करी। किसकी बात करी हम लोगों ने, माइल्ड स्टील की बात करी। क्या आपको ये पार्ट क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ। तो अगर मैं आपको यहां पे समराइज करके बताना चाहूं कि माइल्ड स्टील की खासियत क्या है, अगर मैं आपको यहां पर समराइज करके बताना चाहूं कि माइल्ड स्टील की खासियत क्या है, तो माइल्ड स्टील के बारे में आप दो चीजें याद रखेंगे कि भैया इसके अंदर, पहले अच्छी बात लिखते हैं, पहले हम माइल्ड स्टील के बारे में अच्छी बात लिखते हैं। तो हाई क्या है इसके अंदर, डक्टिलिटी है। क्या है इसकी, हाई डक्टिलिटी है, लेकिन इसका लो यील्ड स्ट्रेंथ है ना, लो यील्ड स्ट्रेंथ है। तो ये बात आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, ये बात इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, हमने जब कंक्रीट पढ़ा था तो उसका भी हमने क्या देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखा था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टील का भी, माइल्ड स्टील का भी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जरूर देखेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में किस तरह से बना सकता हूं। तो ये आ गई हमारा स्ट्रेस का ग्राफ, और ये हमारा आ गया यहां पर स्ट्रेन का ग्राफ। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा स्ट्रेन का ग्राफ आ गया। अब यहां पर क्या लिखूंगा मैं बच्चों, यहां पर मैं लिखूंगा स्ट्रेस। ओके, और यहां पर बच्चों मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रेन, है ना। यहां पर क्या लिखूंगा मैं, स्ट्रेन। ठीक है, तो ये मेरा जो स्ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और जो मेरा स्ट्रेस है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर बात। अब जब मैंने, अब कैसे करते हैं इसको, वही एक स्टील का बार लिया, हो सकता है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हो, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का हो, और उसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में लगाएंगे और उसे क्या करेंगे, टेंशन देंगे। उसे क्या करेंगे, टेंशन देंगे। तो आपके पास आपके से कैसा, ऐसा सा ग्राफ आएगा जो यूं जाके ऐसे नीचे गिरेगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा, और फिर यहां से एक पीक लेके ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहां पर पीक लेके ऐसे आ जाएगा। अब इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ये ओरिजिन हो जाएगा O। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर एक वैल्यू जाएगी A, उसके बाद वैल्यू जाएगी B, फिर यहां पर एक होगा C डैश, फिर यहां पर C, फिर यहां पर D, और यहां पर ये हो जाएगा E, और यहां पर हो जाएगा F। ठीक है, यहां पर हो जाएगा F। ठीक है, ये चीज क्लियर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं वर्ड का इस्तेमाल करूं, यील्ड का मतलब क्या होता है, फेलियर, फर्स्ट फेलियर। यील्ड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फेलियर। अब
आगे समझते जाना है, मैं इसमें आपको क्या क्या चीजें बता रहा हूं, क्योंकि आज आपके बहुत सारे डाउट में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, आज आपका मैं बहुत सारे क्या करने वाला हूं, डाउट क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले ओ तो आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, है ना, यहां पर हम लोग लिखते जाते हैं, ओ जो हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई क्या, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, चलिए ठीक है। आज मैं आपको इस ग्राफ के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें और ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं, अगर मैं ए पॉइंट के बारे में लिखूं तो ए पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, है ना, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। अब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट लिखा और फिर मैं जैसे ही यहां पर लिखूंगा बी, दैट इज इलास्टिक लिमिट, है ना, ये पॉइंट मुझे बता रहा है कि ये मेरा इलास्टिक लिमिट है ना। अब सीधी सी बात है यहां पर, अगर हम लोग ये देखना चाहें कि जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है इसका मतलब क्या होगा, अप टू दिस लिमिट ये जो मेरा स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो इस पॉइंट तक मेरा ग्राफ कैसा जा रहा होगा, लीनियर जा रहा होगा। कैसा जा रहा होगा, लीनियर जा रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बी जो हो गया वो मेरा हो गया इलास्टिक लिमिट, बी जो हो गया मेरा वो इलास्टिक लिमिट हो गया। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा कि भैया अब अगर इस पॉइंट तक भी अगर मैं क्या करूं, लोड को रिमूव कर दूं, इस पॉइंट तक भी अगर मैं लोड को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो भी मेरा जो मेंबर है, जो भी मेरा मटेरियल है, जो भी मेरा स्पेसिमेन है, वो अपने रिमूवल ऑफ लोड के बाद अपना ओरिजिनल शेप और साइज क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा। ठीक है, अब कई बच्चों ने देखा होगा कि सर ये जो दो पॉइंट है ये तो एक ही होते हैं। किसी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग होते हैं। दोनों बच्चों ने जो पढ़ा है वो सही है। तो आप बोलोगे फिर सही क्या है, जब दो अलग अलग बातें हैं, हमने दो अलग अलग किताबें पढ़ा, तो फिर सही क्या है। एक्चुअली ये दोनों इतनी दूर नहीं होते हैं कर्व पे, वो तो हमको आपको पढ़ाना है इसलिए हम इतना दूर दूर बताते हैं। ये दोनों इतने पास होते हैं कि एनालिसिस पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ये मानते हैं कि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना, क्या करते हैं अपन लोग। ठीक है, हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग, पॉइंट्स ए, क्या लिख रहे हैं हम लोग, देखो यहां पर पॉइंट्स ए एंड बी है ना, आर सिचुएटेड, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, आर सिचुएटेड, ओके, सिचुएटेड सो क्लोज, है ना, सो क्लोज दैट वी कैन अज्यूम, ओके, वी कैन assume that they coincide, okay, with each other, ठीक है, with each other। ये बात आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या ये दो पॉइंट क्लियर हो गए आप लोगों को, क्या ये दो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए। ठीक है, अब मेरे पास पॉइंट जो आने वाले नेक्स्ट वो है मेरे पास सी डैश, और उसके बाद मेरे पास जो पॉइंट आने वाला है उसको मैं बोलने वाला हूं क्या, सी। अभी दिख रहा है आप लोगों को वहां पर वो पॉइंट। चलिए आगे बढ़े यहां से हम लोग, सी और सी डैश आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा सी डैश, है ना, और सी डैश जो होगा दैट विल बी माय अपर यील्ड पॉइंट। सी डैश जो होगा मेरा दैट विल बी माय अपर यील्ड पॉइंट। ओके, नाउ इसके बाद जो C होगा मेरा वो हो जाएगा मेरा लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा कि सर वो जो FI आपने लिखवाया है 250, 415, 500, वो कौन सा है, C डैश या C। ये बात आपके दिमाग में आना बिल्कुल वाजिब है। तो हम आपको यहां बता दें कि वो पॉइंट है हमारा C। द FY is लोअर यील्ड स्ट्रेंथ, है ना। हर मेंबर का हमेशा लोअर यील्ड स्ट्रेंथ ही क्यों लिया जाएगा, हर टाइप ऑफ स्टील का, हर ग्रेड ऑफ स्टील का हमेशा लोअर यील्ड स्ट्रेंथ ही क्यों लिया जाएगा। तो देखिए वो भी यहां पर लिखे देते हैं हम लोग। ठीक है, वो भी हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्यों लेते हैं हम लोग ये चीज, तो पहला रीजन नंबर 1 है ना, इट इज इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट ऑफ, किस चीज का इंडिपेंडेंट है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग, ठीक है। ओके वेट अ मिनट, ठीक है, अपन इसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा लिख देते हैं यहां पर कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन लोग यहां पर? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग। आप कोई सा भी लोड लगाओ, चाहो तो रेट ऑफ लोडिंग भी लिख सकते हो, रैपिड है या स्लो है, उससे भी इंडिपेंडेंट रहेगा। और क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर, आपने सर्कुलर लिया है, आपने ट्रायंगुलर लिया है, आपने रेक्टेंगुलर लिया है, उससे इसे कोई मतलब नहीं। सी की वैल्यू माइल्ड स्टील के लिए हमेशा 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही रहेगी, हमेशा 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही रहेगी। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आगे बढ़े यहां से, ठीक है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स आई हैव क्लियर्ड यू? आई हैव क्लियर्ड यू दिस ए, दिस बी, द सी डैश एंड द सी, है ना, दिस सी, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, अब ये हो गया हमारा यहां तक सी डी, ये मेरा फेवरेट रीजन है, ठीक है। यही दिक्कत है कि हम लोग माइल्ड स्टील का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं बियॉन्ड सी हम लोग क्या कर पाते हैं? माइल्ड स्टील का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। अब वो देखो क्यों, अब वो सी दिख रहा है आपको, सी से डी तक स्ट्रेस का वेरिएशन क्या दिख रहा है? सी से डी तक स्ट्रेस का वेरिएशन क्या दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर दिख ही नहीं रहा हमें, तो वहां पर स्ट्रेस तो हमें कांस्टेंट दिख रही है। अब मैं इसे यहां लेके आता हूं और फिर अपन इसको ग्राफ को देखते देखते ही इसके बारे में चीजें लिखेंगे, ठीक है। अब वो रीजन आपको सी से डी दिख रहा है, रीजन आपको सी से डी दिख रहा है, तो बेसिकली ये जो रीजन होगा, है ना, बेसिकली ये हमारे पास जो रीजन है दैट इज सी डी, है ना, दैट इज सी और डी। ये जो सी डी है इसके अंदर बेसिक मेरे मेंबर का प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक का मतलब क्या होगा? परमानेंट। प्लास्टिक का मतलब क्या होगा? यहां पर परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, प्लास्टिक या फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, किसका? स्टील का, इस रीजन सीडी के अंदर। ये बात समझ में आया? इसी को यील्ड प्लेटू भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? यील्ड प्लेटू भी कहते हैं। इसके अंदर, इस रीजन के अंदर देखो आप, है ना, इस रीजन के अंदर देखो, फॉर ए कांस्टेंट स्ट्रेस, है ना, फॉर ए कांस्टेंट स्ट्रेस देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, देयर इज ए लार्ज स्ट्रेन, है ना, लार्ज स्ट्रेन, दैट इज, लार्ज स्ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज, लार्ज स्ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा? है ना, डिफॉर्मेशन। क्या मतलब हो जाएगा? लार्ज स्ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? कांस्टेंट स्ट्रेस है, ये देखो आप लोग, क्या है? कांस्टेंट स्ट्रेस है, कांस्टेंट। ये देखिए बिल्कुल आपको यहां पर ये स्ट्रेन क्या दिख रही है? स्ट्रेस क्या दिख रही है? कांस्टेंट दिख रही है। ये देखिए सीधी लाइन खींच दे तो भी कांस्टेंट दिख रही है, लेकिन जो स्ट्रेन है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। स्ट्रेस ऐसे बढ़ेगी, स्ट्रेन ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। तो कांस्टेंट स्ट्रेस के लिए अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेन है। तो यही मेरा क्या है? दिक्कत वाली बात है। अब आपके दिमाग में अगर जा रहा होगा कि क्यों दिक्कत वाली बात है भैया, तो समझो ये बात, अभी आप लोग जहां बैठ के ये सेशन देख रहे हो, जहां लेक्चर देख रहे हो, वहां पे किसी वजह से आपका जो स्टील है वो इस रीजन, इस पॉइंट सी पर पहुंच जाए, आप भले ही लोड मत बढ़ाओ, फिर भी वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा? एक लार्ज डिफॉर्मेशन में जा रहा होगा। अब आपको अगर मैं बोलूंगा कि भैया वो टूटा नहीं, वो टूटेगा नहीं, बैठे रहो, टूटेगा नहीं, बैठे रहो, तो आप क्या बोलोगे? भैया ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है ना? तो वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अनसर्विसेबल हो जाएगा। इसलिए हम वहां से क्या होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? माइल्ड स्टील का इस्तेमाल इस सी के बियॉन्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टील अभी भी नहीं टूटा है। यील्ड स्ट्रेंथ जो मैंने उसका डिजाइन स्ट्रेंथ लिया है, यील्ड स्ट्रेंथ जो मैंने उसका डिजाइन स्ट्रेंथ लिया है, एक तरीके से, मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ मतलब यील्ड स्ट्रेंथ मैंने एक ऐसा स्ट्रेंथ लिया है जिससे, मतलब जिसको मैंने माना कि यही मेरे स्टील की स्ट्रेंथ को गवर्न कर रहा होगा,
है ना। यील्ड स्ट्रेंथ को मैंने एक ऐसा टर्म माना है कि यही मेरे स्टील की स्ट्रेंथ को गवर्न कर रहा होगा। उसका एक्चुअली में अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि उसका एक्चुअली में जो मुझे अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिख रहा है वो कोई और पॉइंट है। हम वहां पर पहुंच रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट आपको मिल रहा है डी से ई, दैट इज योर स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, इस रीजन में आपको स्टील ने आपको ये बताया कि मैं वापस से स्ट्रेंथ को ले सकता हूं, क्योंकि देखिए कर्व ऊपर की तरफ गया। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या हो रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन वापस से क्या हो रहा है, मतलब चेंज हो रहे हैं। फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रेन देयर इज अ स्ट्रेस, बट स्ट्रेन का जो चेंज होगा वो रैपिड होगा एज कंपेयर टू द स्ट्रेस के चेंज में। अब उसके बाद देखिए ई जो है मेरा, ई ये हो गया मेरा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब एक्चुअली में माइल्ड स्टील का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ था वो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ था, है ना, वो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ था। ठीक है, ये बात समझ में आया। ठीक है, ये बात समझ में आया। फिर भी मैं कहां पर रुक गया बच्चों, वो सी पॉइंट पर, Fi 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्यों बच्चों, ये CD के कारण। ये CD नहीं होता तो अपना काम बढ़िया जम जाता। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। देन देर इज अनदर पॉइंट विच आई कैन राइट हियर, दैट इज EF। इसे कहा जाता है नेकिंग जोन। यहां पर स्टील का डायमेंशन क्या होते जा रहा होगा, मतलब नेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, और F जो होगा दैट विल बी फ्रैक्चर पॉइंट। आपको पता है ये सारी चीजें, फ्रैक्चर पॉइंट मतलब जहां पर वो एक्चुअली में टूट गया, जाके अलग हो गए दोनों, स्टील अलग हो गया। ठीक है, और वो टूटने के समय उसने इतनी स्ट्रेन ली होगी। अब रुकिए, मैं आपको कुछ चीजें यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब देखिए, है ना, यहां पर इस पूरे ग्राफ में देखेंगे हम लोग कि हमें कहां दिक्कत हो रही थी और क्या चीजें हमें क्लियरली समझ में आ रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहां पर, तो उस ग्राफ को देखिए आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी इस ग्राफ को देखने के बाद कि ये जो हमारा पॉइंट है, C लोअर यील्ड स्ट्रेंथ, है ना, लोअर यील्ड स्ट्रेंथ, यही मेरा वो पॉइंट है जो मेरे स्टील की स्ट्रेंथ को क्या करता है, गवर्न करता है। इज इट क्लियर? यही मेरा वो पॉइंट है जो स्टील की स्ट्रेंथ को क्या करता है, गवर्न करता है। पहली बात ये क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरी बात, क्या ये स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है? क्या ये स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है? तो आप खुद ही जवाब दे देंगे कि नहीं सर, ये स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए आपने मुझे एक और पॉइंट बताया, दैट इज ई। ये ई मेरा स्टील का क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ये एक बात भी क्लियर हो गई। तो फिर मैं इस ई की तरफ क्यों नहीं जाता हूं? क्योंकि मुझे ये CD प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि यहां पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा जो मेरे मेंबर को अनसर्विसेबल बना सकता है ना। बिल्कुल कोई आम आदमी भरोसा नहीं करेगा इस बात के ऊपर कि अभी भी स्टील नहीं टूटेगा। ठीक है, क्लियर, क्योंकि उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन आ गया है। क्लियर, तो अगर एक ऐसा स्टील बना लिया जाए जहां से यील्ड प्लेटू हटा दिया जाए, तो हम स्टील की हायर लेवल ऑफ स्ट्रेंथ तक जा सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज जो मैं आपको यहां पर रिमाइंड कराना चाहूंगा और फिर हमारा माइल्ड स्टील वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। देखो, स्टील का जो यील्ड स्ट्रेंथ था वही मेरा क्या हो गया, उसका अल्टीमेट हो गया। मतलब यील्ड स्ट्रेंथ से ही मैंने क्या करा, स्टील की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करा। लेकिन जो मेरा कंक्रीट था वहां पर, उसमें मैंने क्या इस्तेमाल करा, उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ इस्तेमाल करा। ये चीज ध्यान रखना है ना, क्लियर हो गई बात। स्टील के लिए मैंने यील्ड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करा और कंक्रीट के लिए मैंने उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करा, उसकी हाईएस्ट स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये अभी भी मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ नहीं है। मेरे मुंह से अगर डिजाइन स्ट्रेंथ निकला हो इस पूरे सेशन में कहीं पर भी, क्योंकि सबकॉन्शियसली बोल सकता हूं मैं डिजाइन स्ट्रेंथ, तो ध्यान रखना डिजाइन स्ट्रेंथ इनमें से कुछ भी नहीं है।
बस ये उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। स्टील की स्ट्रेंथ उसकी यील्ड स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट की जा रही है और कंक्रीट की उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, चलिए अभी आपका माइल्ड स्टील जो टाइप है वो खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टील देखेंगे जो हमारा क्या है, HYSD और TMT। ओके।